मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हम लेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री आवर पास्ट पार्ट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश किया और नियरली 200 ईयर्स तक उन्होंने इंडिया पे रूल किया। चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी किस तरीके से वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए और किस तरीके से उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में कर लिया। तो देखिए, शुरुआत करते हैं औरंगजेब से। औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के बाद भी कई मुगल रूलर आए हैं, लेकिन लास्ट पावरफुल रूलर जो था मुगलों में वो था औरंगजेब। औरंगजेब जो था उसने बहुत बड़े पार्ट पर, इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ था और उसकी डेथ हुई 1707 में, यानी 1707 में उसकी डेथ हुई। अब 1707 में उसकी डेथ होने के बाद उसके जितने भी गवर्नर्स या सूबेदार, जिसको उसने अलग अलग जगहों पर गवर्नर सूबेदार बनाकर भेजा था, जौनपुर है, बंगाल है, ठीक है, ये इस तरीके जो एरियाज थे जहाँ पर मुगलों का रूल था और वहाँ पर उसने सूबेदार बनाकर भेजा था, इन सभी ने औरंगजेब की डेथ के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया और अपने अपने रीजनल किंगडम्स जो थे वो स्टैब्लिश कर लिए थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, बाय द हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी का जब आधा निकला, यानी नियरली 1750 के आसपास, तो उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 के अंदर। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये हुई ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में, और इसके अंदर सिराजुद्दौला था, उसकी हार हुई और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपने आप को बंगाल पे स्टैब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ से ब्रिटिशर्स की जो स्टैब्लिशमेंट की है वो शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ब्रिटिश स्टैब्लिशमेंट में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए, नाम मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने पहले इसका नाम कभी सुना होगा और नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज समझ लेंगे कि क्या है ये ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, 1600 के अंदर इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट हुई 1600 के अंदर, और इसने इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर लिया। चार्टर का मतलब एक परमिशन ली ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमारा जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ, वेस्ट और ईस्ट में। तो ईस्ट में ट्रेड करने के लिए, ईस्ट में आपके जैसे कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका आ गया, यूरोप लगभग आ गया, रशिया है आपका, उसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये कुछ कंट्रीज यहाँ पर थे। तो ईस्ट में ट्रेड करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ली और उनको ये परमिशन दे दी गई। अब इस परमिशन का मतलब क्या था? इस परमिशन का मतलब ये था कि अक्रॉस द ओशंस का कहने का मतलब कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या ईस्ट के अंदर जो भी कंट्रीज थी वहां पर इंग्लैंड जो था वो अपना ट्रेड कर सकता था, और इंग्लैंड का कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी को compete नहीं कर सकता था। ये इसका एक मतलब हुआ, यानी जब परमिशन दे दी गई कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, तो वहां पर उनको कंपटीशन देने वाला कोई भी नहीं था, उसका ये मतलब था। और इससे उनको फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि यहाँ पर ईस्ट में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, क्योंकि इंग्लैंड को मालूम था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टैब्लिश की गई वो इसी पर्पज से की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो कमाया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाया जाएगा? जब चीज़ों को कम दामों में खरीद के ज़्यादा दामों में बेचा जाएगा। When we buy things at a cheap rate and sell out at a higher rate, then we get a profit। ऑब्वियस सी बात है, हर कंपनी का ये मोटिव होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। और प्रॉफिट कैसे कमाया जाए? जो अपने कंपनीज को स्टैब्लिश करके, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करके इंडिया जैसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और दूसरी जगहों में, अफ्रीका में, इंडिया में, कहीं भी इनको स्टैब्लिश करके यहाँ से जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको खरीदा जाए चीप रेट्स पर, या उनको एक्सप्लॉइट किया जाए और इंग्लैंड में आकर, यूरोप में आकर उनको हायर रेट्स पे बेचा जाए। इसी मोटिव के साथ इंग्लैंड जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अफ्रीकन के केप ऑफ गुड होप से होकर वेस्टर्न पोर्ट्स की तरफ इंडियन ओशन में आई। इंडियन ओशन में पहले से ही यहाँ पर पोर्तुगीज जो थे उन्होंने अपना बेस जो था वो स्टैब्लिश कर रखा था। कैसे कर रखा था? 1498 के अंदर वास्को डिगामा जो था पोर्तुगीज ट्रेवलर, उसने इंडिया के लिए इस सी रूट की खोज की थी जहां से ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से आई।
तो वेस्ट कोस्ट पर पहले से ही पोर्तुगीज कंपनी जो थी वो स्टेब्लिश थी। उसके बाद डच ने भी यहाँ पर अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर ली। उसके बाद आए फ्रेंच। यहाँ पर स्टेब्लिश करने का मतलब यही था कि यहाँ पर जो इंडिया में रिसोर्सेज थे वो काफ़ी वास्ट थे और उन रिसोर्सेज की पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब इन रिसोर्सेज में देखिए अब क्या क्या शामिल है। एक तो फाइन कॉटन, यहाँ का जो कपास है कॉटन था वो काफ़ी फाइन क्वालिटी का था। दूसरा यहाँ के जो स्पाइसेस जैसे पेपर है, सिनेमन है, क्लोव्स हैं, ये कुछ एक जो स्पाइसेस हैं उनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ऑब्वियसली बात है, डिमांड होगी जिस चीज़ की तो उसमें प्रॉफिट है। तो ये जो चारों कंपनियां थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंग्लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन चारों कंपनीज की जो राइवलरीज हुई, अलग अलग बैटल्स हुई। ऑब्वियसली बात है बैटल्स होंगी। बैटल्स क्यों होंगी? बैटल्स इसलिए होंगी क्योंकि अपने आप को स्टैब्लिश रखना है। स्टैब्लिश रखने का मतलब क्या हुआ कि जब हमें कंपटीशन में रहना है तो हमें हमारे कॉम्पिटिटर को क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से राइवलरीज हुई, कई बैटल्स हुई, युद्ध हुए, जिस दौरान एक दूसरे ने इन्होंने इनके जो जहाज थे उसको डुबा दिया, रास्ते ब्लॉक कर दिए। अब ट्रेड किसके साथ किया जाने लगा? आर्म्स और एमुनेशन के साथ। तो ये जो कुछ राइवलरीज हैं वो हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक फाइनल टेरिटोरियल एस्टेब्लिशमेंट के रूप में यहाँ पर सामने आती है, एमर्ज होती है और उसने अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया आफ्टर डिफीटिंग ऑल दीज ईस्ट इंडियन कंपनीज, वेदर इट इज पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, मालूम हो जाएगा आपको। देखिए इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी get a charter from Queen Elizabeth, get a charter from Queen Elizabeth first. Queen Elizabeth first. This charter means, charter का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए परमिशन से, यानी परमिशन करना, ट्रेड की परमिशन देना, परमिशन। This charter means East India Company, EIC शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, East India Company can venture का मतलब है यहाँ पर ओपनिंग और कैरी आउट बिजनेस, carry out business in anywhere in the east, anywhere in the east, यानी ईस्ट के अंदर जो भी कोई कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, कोई भी आइलैंड्स हैं, कहीं पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इजाजत दे दी गई कि वो वहां पर अपने ट्रेड को स्टैब्लिश कर सके। तो देखिए इस चार्टर का मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कहीं पर भी ट्रेड करने की इजाजत मिल गई ईस्ट के अंदर। अब उसके बाद देखिए इसी उम्मीद में विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का मोटिव लेकर, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, इंग्लिश शिप्स sailed towards Indian Ocean, यानी इंडियन ओशन की तरफ बढ़े, क्योंकि इनको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ट्रेड करना था, क्योंकि वहां पर जो रिसोर्सेज थे वो क्या थे, सस्ते थे और इनका मोटिव क्या था, प्रॉफिट का। तो वहां से प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ता, वहां से रिसोर्सेज लेने पड़ते, वहां के जो प्रोडक्ट्स उनको सस्ते दामों में लेकर इंग्लैंड या यूरोप के अंदर हायर प्राइसेस पे बेचना। इंडियन ओशन, ठीक। India's cotton, pepper, cloves, cinnamon were in higher demand in Europe. Thus gives maximum profit to East India Company.
thus gives maximum profit to East India Company, यानी यहाँ के जो स्पाइसेस है, कॉटन है, वो क्या है, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा डिमांड में थे, तो इस वजह से यहाँ से सस्ते में खरीदकर यूरोप के बाजारों में हाई रेट पे बेचा जाता था, जिससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे काफी समृद्ध हो गई, काफी प्रॉस्पेरस होती गई। वो मैंने आपको बताई थी इसके लिए कंपनी जो थी उसको अपने राइवलरीज को हटाना पड़ा। फ्रेंच हैं, उनके साथ वॉर हुई, पोर्तुगीज के साथ वॉर हुई, डच के साथ वॉर हुई, और फाइनल जो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको एस्टेब्लिश किया गया। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में आई, ठीक है, यहाँ पर जो राइवलरीज थी उनके साथ हुई अलग अलग घटनाएं हुई, अलग अलग युद्ध हुए, और 1651 के अंदर यहाँ पर पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसको एस्टेब्लिश किया गया हुगली नदी के किनारे। देखिए इन 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में या आपकी क्लास रूम के जो एग्जाम्स है 8 क्लास के उसमें पूछ लिया जाता है। वॉज एस्टेब्लिश्ड on the banks of river Hooghly, हुगली नदी के किनारे पर 1651 के अंदर पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी उसको एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद देखिए तो 1651 के अंदर पहली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको हुगली नदी के किनारे इसको इस्टेब्लिश किया गया, और पहली बार यहाँ के लोगों ने इनको फैक्टर्स कहा। फैक्टर्स यानी जो फैक्ट्री लगाते हैं उनको फैक्टर्स का इंडस्ट्रियलिस्ट कहा। इन्होंने क्या किया, इन फैक्ट्रीज में इनके पास क्या होता था, वेयर हाउस होता था, एक गोदाम होता था जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते थे। एक तो ये चीज, दूसरा धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इस सेटलमेंट के अराउंड एक फोर्ट बिल्डअप करना शुरू किया। 1696 के आसपास 1696 के आसपास इन्होंने यहाँ पर एक फोर्ट जो था उसको इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया, जो मुगल ऑफिशियल्स थे यानी जो जमींदार वगैरह जो थे उनको रिश्वत देकर आसपास के जो गांव थे जो जमींदारों के अंडर थे, बेसिकली 3 गांव जो थे उनकी जो भी राइट्स थी वो सारी की सारी किसने ले ली, ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले ली। किनको रिश्वत देकर, मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर, जिसमें से आपका प्रेजेंट डे कोलकाता एक हुआ करता था। उस वक्त उसको कालीकत के नाम से जानते थे, इसको आज हम कलकत्ता के नाम से या कोलकाता के नाम से जानते हैं। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब से इन्होंने एक फरमान लिया। फरमान का मतलब था कि आपको यहाँ पर ट्रेड करने की परमिशन दी जाती है बंगाल के अंदर विदाउट एनी टैक्सेस, यानी बिना किसी टैक्स के, बिना किसी ड्यूटी के इनको यहाँ पर ट्रेड करने की इजाजत दी गई। लेकिन फरमान का मतलब सिर्फ ये था कि कंपनी अगर यहाँ पर ट्रेड करती है तो उनको ट्रेड फ्री या ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन है, ना कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स जो प्राइवेटली अपना ट्रेड करते हैं अलग से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टैक्स पे नहीं होने की वजह से बंगाल को जो रेवेन्यू जो मुगल बादशाह के पास जाता था उसमें खासा नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ये किस तरीके से उन्होंने बंगाल की टेरिटरी को धीरे धीरे स्टैब्लिश करने के, अपने टेरिटरी में लाने की कोशिश की। शुरुआत करते हैं। देखिए पहला पॉइंट मैंने आपको बताया दिया कि पहली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, फर्स्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कहाँ पर शुरू की गई, फर्स्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में हुगली नदी के किनारे, ये ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए औरंगजेब इशूड है फरमान, औरंगजेब इशूड है फरमान टू कंपनी। अब ये फरमान क्या था, ड्यूटी फ्री
ड्यूटी का मतलब है टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर कंपनी, ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर कंपनी। यानी औरंगजेब ने ये फरमान जो था वो जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर अपना जो काम है वो ड्यूटी फ्री कर सकती है विदाउट एनी टैक्स। लेकिन ऑफिशियल्स who carried out business, who carried out trade, यहाँ पर trade वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, who carried out trade privately have to pay taxes, had to pay taxes, but they didn't. यानी जो कंपनी के ऑफिशियल जो अधिकारी प्राइवेटली बिजनेस करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, उनको टैक्स जो था वो पे करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने पे नहीं किया, जिसकी वजह से thus caused a loss in Bengal revenue, a loss in revenue of Bengal, revenue of Bengal। यानी बंगाल से मिलने वाला जो रेवेन्यू था मुगल बादशाह को, औरंगजेब को, उसमें खासी कमी आ गई, जिसकी वजह से आगे चलकर कुछ बैटल्स, कुछ युद्ध हुए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें क्लियर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। इसको जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरीज का जो है वो रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।